अच्छा, हमारा टॉपिक है आज का कि हाउ टू कैलकुलेट रेशोज़। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या करना है। लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें करंट रेशो आ जाती है, ठीक है जी, और उसके अलावा आ जाती है क्विक रेशो। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस ये करना है आपने कि अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन, इफ़ इट्स ग्रेटर देन 1 then it is better, और अगर ये लेस देन 1 आ रही है और आप ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं 2017 और 18 और एनी ईयर, तो आपने क्या करना है कि जो मतलब द ईयर दैट इज़ मोर current you will compare with that year. नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर 1 से लेस है और 0 पॉइंट समथिंग 0.9 आ रहा है इसका, ठीक है, और उससे प्रीवियस ईयर का आ रहा है 0.8, ठीक है, तो देन विच इज़ बेटर? तो इस सिनारियो में आप ये कहेंगे कि इट इज़ करंट ईयर इज़ बेटर, ईयर इज़ relatively better, but it needs to be 1 or greater than 1, because currently it's not meeting its short-term liabilities। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं, लेट मी राइट डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर आपके पास आ जाती हैं 3 टाइप्स आ जाती हैं। ग्रॉस मार्जिन आ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, और अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है ग्रॉस मार्जिन, उसके बाद आपके पास सेकंड है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, और उसके बाद हमारे पास है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं, ठीक है, तो द हायर द रेशो द बेटर द प्रॉफिटेबिलिटी
of a company. We can also say that the better the ratio, the more efficient is company's ability to use its resources. ठीक है. अच्छा, इसमें हमने अब बेसिकली आपको अर्निंग पर शेयर के बारे में पता होना चाहिए. अर्निंग पर शेयर आपका निकलता है नेट इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स. इन्वेस्टर के लिए ईपीएस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ईपीएस बेसिकली उनको अर्निंग पर शेयर बताता है द कंपनीज इज़ मोर प्रॉफिटेबल. अगर ये हायर होता है तो कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बताता है. ठीक है. इसके साथ साथ आपका ग्रॉस मार्जिन भी यही बताता है कि हाउ मच द कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल. ठीक है. इसी तरह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी यही बताता है कि हाउ बेटर इज़ द कंपनी इन इट्स मेकिंग इट्स प्रॉफिट्स. ठीक है. फॉर एन इन्वेस्टर ये रेशोज़ हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. और फॉर एनी इन्वेस्टर आपके हिसाब में व्हाट ही लुक इन अ कंपनी फ्रॉम इट्स प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है. अदर देन दैट those ratios which we have discussed earlier वो भी important हैं कि how much risky a company is. मगर yet again if this thing is profitable, ठीक है, अगर profitability ratio ये reflect करती है कि कंपनी जो है वो profitable है, तो in spite of those things के वो current ratio या quick ratio क्या बता रही है, in spite of this वो he might consider an investor might consider investing in a company that is at least profitable so what happens, so if company is short on its liquidity and debt is higher but still company is profitable, then it is attractive in the view of an investor. ठीक है. तो आपके लिए एक एग्जांपल ये लेना चाह रहा हूँ मैं. ठीक है. लेट्स मेक इट अ स्टोरी. सो स्टोरी ए बिगिंस के एक ए और बी दो पर्सन हैं. ए पर्सन के पास एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है. बी पर्सन के पास एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल नहीं है. येट अगेन उसके सॉल्वेंसी रेशो बड़ी अच्छी है, उसके जो लिक्विडिटी रेशो है वो बहुत अच्छी है. But yet in spite of that the investor will not be investing in a company which is a new or a startup, is not making profits. तो ये इस तरह से कंसिडर करेंगे आप. ठीक है. ओके. इस जो भी हमने डिस्कस किए 6, 7 एंड 8 तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं. ठीक है. उसके बाद जो 9th है वो है हमारी कवरेज रेशो की कैटेगरी में आता है. कवरेज रेशो. अच्छा, अब ये क्या होती हैं? ये बेसिकली दिस इज़ द टाइप लिंक्ड बिटवीन solvency and liquidity ratio.
ये बेसिकली एक लिंकिंग समझे, एक रेशो है जो लिंक करती है इन दोनों चीज़ों को। अच्छा, हाउ इट लिंक्स, इसके अंदर जो आ रही है टाइप वो हमारे पास रेशो नंबर 9 है, रेशो नंबर 9 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, रेशो नंबर 9 क्या है, उसका नाम है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, इसको कवरेज रेशो भी कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कह देते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बाय द नेम ऑफ इट टेल्स यू व्हाट इट इज़ अबाउट। सो ये बेसिकली क्या करती है कि आपका जितना इंटरेस्ट है उसको ये मतलब जो द कंपनी विच हैज़ टेकन इंटरेस्ट, यू नो, is it able to meet of its interest payments or not. This is what it's all about. So this covers, this ratio tell about a company's ability to pay off its interest. ठीक है, तो ये बेसिकली उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब ये क्या करती है, जिस तरह से मैं इसे बता रहा हूँ कि ये लिंक करती है, हाउ इट्स लिंकिंग। जो लिक्विडिटी है आपका वो भी यही उसमें आप ये कवर करते हो कि शॉर्ट टर्म अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करती है या नहीं। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट के बारे में कंसर्न है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहलाती है। इसमें बस यही तक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट्स लिंकिंग। बेसिकली इट हैज़ टू सॉल्वेंसी रेशो और लिक्विडिटी रेशो को लिंकअप करती है। हाउ, बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस दैट द कंपनी इज़ एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स इंटरेस्ट। ओके, हमने ये डिस्कस किया कि हमने 9th कवरेज रेशो भी डिस्कस कर ली। उसके बाद 10, 11, 12 और 13 जो रेशोज़ हैं वो हैं एफिशिएंसी रेशोज़। एफिशिएंसी रेशोज़, अच्छा, इनका क्या मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि आप ये चेक करें कि कंपनी के रिसीवेबल्स, बेसिकली अगर कंपनी क्रेडिट पे चलती है, इफ़ अ कंपनी ऑपरेट्स रेट्स ऑन क्रेडिट, तो then they would be concerned about their accounts receivable. Then they will be affected accounts receivable टाइम पीरियड। ओके, तो बेसिकली क्या हम कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि एफिशिएंसी रेशोज़ जो हैं बेसिकली ये डिटरमिन करते हैं कि जो कंपनी का ऑपरेशंस है, इज़ इट वर्किंग गुड और नॉट। ठीक है, फॉर एनी बिजनेस। जैसे इसके अंदर हम रेशोज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम रेशो नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। रेशो number 10, which is receivables turnover. Okay, so receivables turnover ratio हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, the higher the better, the higher the better, as बेसिकली क्या है कि इफ़ अ कंपनी इज़ मेकिंग सेल्स ऑन क्रेडिट, तो उनको इस रेशो ये बताता है कि आर दे एबल टू गेट बैक देयर अमाउंट और नॉट। ठीक है, द हायर द नंबर वुड बी कंसिडर्ड बेटर, लेकिन बट इट कैन also it can also put
a company in a state of risk. How? अच्छा, अब ये है कि इसका एनालिसिस सिंपल नहीं होगा. इसका एनालिसिस आपका ये हो सकता है, अगर ये नंबर ज़्यादा है, ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हैं, एक ए टू बी कंपनी, दो कंपनीज़ हैं, उनका आप इस तरह से रिसीवेबल टर्नओवर कंसिडर कर रहे हैं, एक का 10 है, दूसरे का लाइक वन हैज़ 10, अदर हैज़ 9. So which one is better? You would say, although company, हमने A और B किया है, so this is company A and this is company B, ठीक है. So हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, although company A is better but company B is not, company B could be better if it's not taking as much credit sales as company A. So what I am saying over here is, आप यहाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा. आप जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली आपने क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू सी दिस फ्रॉम द आई ऑफ एन इन्वेस्टर. इन्वेस्टर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो, कि इन्वेस्टर को ये पता हो कि आप अगर चलो क्रेडिट सेल्स करते हो, ठीक है, तो यू एफिशिएंटली मैनेजेस देम, तो आप एफिशिएंटली मैनेज करते हो, इट्स वन थिंग. सेकंड थिंग इज़ कि आप इतनी क्रेडिट सेल्स अगर करते हो तो देयर इज़ अ रिस्क ना, देयर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट, यू आर मेकिंग सेल्स ऑन क्रेडिट. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कंप्लीट नहीं करते, जैसे लिक्विडिटी, if you are bad in liquidity, so if company is bad in liquidity and solvency, then it is a business risk to operate on credit. ठीक है, आपने ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए अपना आंसर देना है इस चीज़ का. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इशू आ जाती है, डीएल सेल्स इन रिसीवेबल्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका जो हो, अब इसके अंदर जो सेकंड हमारा रेशो डिस्कस हो रही है यहाँ पे, वो हो रही है रेशो नंबर 11. ठीक है, दैट इज़ डेज सेल इन receivables, sales in receivables. So the higher, the lower, for this one the lower is better. ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका जितना लोअर होगा उतना अच्छा होगा. सो इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरेज कलेक्शन पीरियड if it's lower then it's better. So basically जब हम एफिशिएंसी की बात करें तो जो रिसोर्सेज हैं, हाउ द कंपनी इज़ यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट. ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग विच वी आर कंसिडरिंग इज़ कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड हो तो बेहतर है. येट अगेन देखें, अगर क्रेडिट सेल्स पे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज़ व्हाट द इन्वेस्टर विल लुक एट.
अगर आपको क्रेडिट सेल से फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, मतलब आपको रिसोर्सेज बड़े ज़्यादा कंज्यूम अप हो जाते हैं, आप अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को ही नहीं पूरा कर सकते, देन इट्स नॉट गुड, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्टर्स नहीं है आपके लिए, तो यू आर वेल। तो आपको इसके जो आंसर देना है, यू शुड हैव टू थिंक अबाउट द बोथ सिनेरियोज। हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स बेटर इफ इट्स लोअर, राइट। तो डे सेल्स इन रिसीवेबल्स लोअर होना बेहतर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो हमारी है रेशो नंबर 12। अच्छा, रेशो नंबर 12 के बारे में जो है आपके इन्वेंट्री टर्नओवर विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। ये बेहतर कब हो जाता है? ये बेहतर तब हो जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स in a given period a company is able to replace off its inventory. This is what is all about. So inventory turnover की हम बात करें, inventory turnover ये basically क्या बता रहा है आपका कि how many times a company replaces its inventory in a given period, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको अपने एनालिसिस में शामिल करनी है, यहाँ पे एनालिसिस में शामिल करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़ीरो इन्वेंट्री जो बेसिस, अब कोई बिजनेस है जो ज़ीरो इन्वेंट्री पे बेस करता है, ज़ीरो कोई है जो ज़ीरो इन्वेंट्री पे बेस करता है, अगर सिस्टम ज़ीरो इन्वेंट्री आर अ बेसिस ऑफ अ कंपनी, देन इट हैज़ lesser risk than someone having more inventory. अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको एक एनालिसिस के लिए आपको चीज़ें कंपैरिजन करना चाहिए। ज़ीरो इन्वेंट्री बेसिक कंपनी है, ज़ीरो इन्वेंट्री की एक कंपनी है, ठीक है। हम एक कंपनी के बारे में बात करें, सो ज़ीरो इन्वेंट्री कंपनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास जो कंपनी है वो इन्वेंट्री बेस्ड है। हम जब कहते हैं कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर से हम ये मुराद देते हैं कि द इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन पीरियड अ कंपनी इज़ एबल टू रिप्लेस ऑफ इट्स इन्वेंट्री एंड मतलब मेक सेल्स, राइट। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So the slower turnover means a weak sales, possibly excess inventory, ठीक है, while the faster ratio implies either strong sales or insufficient inventory. High volume, low margin industries such as retailers and supermarkets tend to have a highest inventory turnover, ठीक है। हाई वॉल्यूम, जिनके पास ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, और फास्ट रनिंग सुपरमार्केट्स जो हैं उनके पास ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन इवन इफ इन्वेंटरी टर्नओवर इज़ हायर, इट डज नॉट signify, it does not always signify a better financial position. That is because a company might have a problem of overstocking
इन्वेंटरी। ओके, अब मैंने आपको मिसाल क्यों दी है ये वाली, हमने मिसाल ये दी है कि एक सुपरमार्केट जो रन कर रही हो, एक हाई सुपरमार्केट हो, उसके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़्यादा निकलेगी। इट डजेंट मीन कि वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बिकॉज आपकी जितनी ज़्यादा आपकी कंपनी में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, इट्स आर यू नॉट एबल टू, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल, यू आर कंसिडरिंग योर कंपनी, आपकी कंपनी की सारी अमाउंट होल्ड हो जाती है। दिस इज़ हाउ यू आर गोना टेक इट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, डेज टू सेल। अच्छा, आपके पास जो रेशो नंबर, हम जो नेक्स्ट रेशो की डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, वो है रेशो नंबर 13। ठीक है, रेशो नंबर 13। इसमें क्या हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। रेशो नंबर 13 जो है हमारे पास वो है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, डेज सेल्स इन इन्वेंटरी। So the lesser the number, the better it is for a company। एफिशिएंसी के हवाले से बात हो रही है, तो कंपनी की जितनी जल्दी सेल हो जाती है, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। इट्स गुड फॉर अ कंपनी, ठीक है जी। ये मैंने डिस्कस कर ली, ये सारी आपके पास एफिशिएंसी रेशो सारी डिस्कस हो गई हैं। बाद हमारे पास आ जाती है रेशो नंबर 14, 15 और रेशो नंबर 1 जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अब ये हैं क्या, ये हैं बेसिकली कंपनीज के रिटर्न। ये बेसिकली आप इसको एफिशिएंसी रेशोज़ कह सकते हैं, एफिशिएंसी रेशोज़ के अंदर ही आ जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है, द हायर द बेटर, हायर द बेटर, better is for a company। और ये होता है जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, द हायर द बेटर इज़ फॉर द कंपनी। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हम बेसिकली क्या कंपैरिजन करते हैं, हम रिटर्न्स को डिवाइड करते हैं इक्विटी पे। ठीक है, अब दो अगर फर्म्स हम यहाँ पे ले लें कि एक फर्म ए है, उसका 50% बनता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक फर्म बी है, उसका 25% बनता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इटसेल्फ व्हाट इज इट सेइंग, सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि इक्विटी जो है वो बेसिकली होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं आपके, जो कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, इक्विटी वो चीज़ है आपकी कंपनी की वो साइड जो आप कंट्रोलेबल है। ठीक है जी, तो वो उसका कितने परसेंटेज आप बना रहे हो प्रॉफिट में, दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो द मोर प्रॉफिट यू आर मेकिंग, द बेटर इट इज़ फॉर। ये एफिशिएंसी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंडिकेट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक और है रेशो नंबर 15। रेशो नंबर 15 जो है हमारे पास, उसके अंदर फ्री कैश फ्लो, ठीक है जी। फ्री कैश फ्लो बेसिकली क्या बताता है, इट टेल्स यू दैट even before dividing the profits to shareholders and creditors, how much
a company is making। ये बेसिकली ये चीज़ बताता है आपको, ठीक है। फ्री कैश फ्लोज, इसको आप FCF कह लो, FCF कह लो। और द हायर FCF, if higher, it shows a company has a potential growth that can reflect in its ability to be profitable or successful। सो ये जो बेसिकली आपका फ्री कैश फ्लो है, ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है। एक चीज़ ये बताता है प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हाईलाइट करता है आपकी कंपनीज़ के रिटर्न्स को। तो मतलब प्रॉफिटेबल होना एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कैश फ्लो कितना आ रहा है। मतलब ये इंडिकेट करता है आपकी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को, ठीक है जी। ये दो चीज़ों को हाईलाइट करता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रह गया है वो है रेशो नंबर 1, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल जो बेसिकली है वो आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या बताता है? इट शोज दैट कंपनी हैज़, इसका पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। द हायर इट इज़ द बेटर it is for a company। और दूसरी चीज़ ये है a positive value is considered a positive a positive value reflects a better positioning of a company। तो कोई भी ये जो जितनी हमने रेशोज़ डिस्कस की हैं, ठीक है, दीज ऑल आर यूज बाय इन्वेस्टर्स टू फाइंड आउट इज द कंपनी दे विल बी इन्वेस्टिंग इन और नॉट, ठीक है। आपको हमेशा इस सारी इंफॉर्मेशन को इंटरलिंक करना है, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप इंटरलिंक नहीं करते तो यू आर नॉट मेकिंग अ गुड एनालिटिकल रिव्यू। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो बी पार्ट होगा इसके अंदर आपने पहले फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए मुझे। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे चाहिए आप एनालिटिकल अपना पॉइंट दें, एनालिटिकल पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। उसके अंदर इन्फ्लेशन आ सकती है, पॉपुलेशन आ सकती है, रिलेशन आ सकती है। पॉपुलेशन से मैं क्या मकसद दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंपनी, ठीक है, वो बाइंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी, ठीक है जी। पोटेंशियल टू ग्रो
उसकी पॉलिटिकल रीज़न हो सकती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप फाइनल जो पैरा बनाएंगे वो कंक्लूजन का बनाएंगे, कंक्लूजन। ओके, सो दिस विल बी इट। कंक्लूजन में आपने 2 या 3 बेसिस करने हैं, जिसमें आप स्टार्ट करेंगे एज ऑब्जर्व्ड financials of a company. I can conclude that this company is financially well off and doing well in liquidity operations and this and this and this and this department, but in spite of all that, the company is not focusing on any external issues which are going on, that like a corona or like a pandemic situation, like anything. You will be discussing these things, right? And this final para will be summarizing all which you have done. Okay, so this is how you will attempt your exam, and best of luck for all of you for the exam, and get prepared. And if you have any questions or any questions, you can always get back to me on that, and I'll be happy to respond to you. Okay, Allah Hafiz.